हेलो वन। आज की वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए सारे जो हम एमसीक्यू करने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द सुपरसोनिक जेट प्लेन्स फ्लाई इन विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो सुपरसोनिक जेट्स होते हैं, जो जेट प्लेन्स हैं, वो किस लेयर में फ्लाई करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है, इस लेयर में हमारे जेट्स फ्लाई करते हैं। उसका रीजन ये है कि स्ट्रेटोस्फेयर में बड़ी काम कंडीशंस होती हैं, वहां पे क्लाउड्स नहीं होते, वहां पे हमारे जेट्स फ्लाई करते हैं। बट ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें कम से कम एटमॉस्फेयर के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। चलिए पहले उसे देखते हैं। अब यहाँ पे मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सिंपल से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के सेंटर में इक्वेटर रहेगा। तो हमारी जो अर्थ है, अर्थ के आगे पीछे, अगर मैं अर्थ को देखता हूँ तो हमारे अर्थ के आगे पीछे बहुत सारी गैसेस हैं, ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, इन्होंने हमारी अर्थ को सराउंड कर रखा है, और यही हमारा एटमॉस्फेयर बनाती है। इसमें आपको बहुत सारी गैसेस मिलेंगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, और बहुत सारी गैसेस जो हैं, ये एटमॉस्फेयर है। हर प्लेनेट का एटमॉस्फेयर नहीं होता। वी आर लकी एनफ कि हमारा जो धरती है यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर है तभी तो हम जिंदा है। हमारी जो लाइफ सर्वाइव कर रही है वो एटमॉस्फेयर की वजह से कर रही है। अभी यही जो एटमॉस्फेयर है, इसको हमने डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर रखा है अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि कितने किलोमीटर पे जाके हमें कौन सी लेयर मिलती है। तो यहाँ पे इस डायग्राम से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब सबसे पहले यहाँ देखते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले ये है इक्वेटर, 0 डिग्री। अब इक्वेटर से अगर मैं 18 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाता हूँ, ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे मुझे पहली लेयर मिलेगी, इसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्लियर हो गया? पहली लेयर का नाम है ट्रोपोस्फेयर। ये आपको 18 किलोमीटर पर रफली मिल जाएगी। फिर सेकंड लेयर मिलेगी आपको स्ट्रेटोस्फेयर, जो नियर अबाउट 50 किलोमीटर मिलेगी आपको। थर्ड लेयर है मीजोस्फेयर। ये नियर अबाउट 70 किलोमीटर पे या 80 किलोमीटर पे आपको ये मिल जाएगी, मीजोस्फेयर। उसके बाद आपको मिलेगी थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर आपको नियर अबाउट 700 किलोमीटर तक मिल जानी चाहिए। और उसके बाद 700 किलोमीटर के बाद जो लेयर है मिलेगी आपको, उसका नाम है एक्सोस्फेयर। तो यहां से हमें ये पता लगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसको हमने 5 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। पहली लेयर का नाम है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है मीजोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर, और लास्ट है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर के बाद क्या? एक्सोस्फेयर के बाद आपका स्पेस स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां से जल्दी जल्दी देखते हैं कि इन हर एक लेयर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की। ये जो ट्रोपोस्फेयर है, जो धरती से 18 किलोमीटर ऊपर, मैं इस लेयर की बात कर रहा हूँ, धरती से 18 किलोमीटर ऊपर जो लेयर है, इसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर की खास बात क्या है कि जितने भी वेदर फिनोमिना है, ऑल द वेदर फिनोमिना ऑकर्स अंडर दिस लेयर। कहने का मतलब ये हुआ, जो बादल बनते हैं, जो बारिश होती है, जो बिजली चमक रही है, रेनबो देख रहे हो आप, वो सारी चीजें 18 किलोमीटर के अंदर ही होंगी। मतलब वो सब कुछ ट्रोपोस्फेयर में ही होगा। क्लाउड्स देखने को मिलेंगे आपको, ये सारी चीजें 18 किलोमीटर के अंदर ही होंगी। ट्रोपोस्फेयर इसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की। जो स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, अभी हमने क्या देखा कि जो ट्रोपोस्फेयर है सारे बादल वगैरह यहीं पे, तो स्ट्रेटोस्फेयर में आपको बादल नहीं मिलेंगे। बादल नहीं मिलेगी यहाँ पे। जो हवा है, बड़ी काम कंडीशन, बड़ी स्मूथली हवा यहाँ पे फ्लो करती है। तो इसलिए जो पायलट हैं वो जहाज यहाँ पे ज्यादा उड़ाना पसंद करते हैं। तो आपको जो जेट वाला क्वेश्चन था अभी, तो जेट उड़ाने के लिए सबसे अच्छी कंडीशन कहाँ पे होगी? स्ट्रेटोस्फेयर। और एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ओजोन लेयर भी यहीं पे मिलती है। ओजोन लेयर जो हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट कर रही है, वो लेयर आपको, ओजोन लेयर आपको यहीं पे मिलेगी स्ट्रेटोस्फेयर में। अगर आपसे पूछा जाए ओजोन लेयर कितने किलोमीटर मिलती है, तो इसका आंसर रहेगा 15 से 30 किलोमीटर के बीच में आपको ओजोन लेयर मिलेगी। और ओजोन लेयर किसका पार्ट है? स्ट्रेटोस्फेयर का ही पार्ट है ओजोन लेयर। अब हम बात करते हैं मीजोस्फेयर की। मीजोस्फेयर जो है वो थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। मीजोस्फेयर सबसे ज्यादा ठंडी लेयर है। यहाँ पे टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस होता है, काफी कूलेस्ट लेयर है। और यहाँ की खास बात क्या है मीजोस्फेयर की? मीजोस्फेयर में जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो जल जाते हैं। मेट्रॉइड बेसिकली क्या है? स्पेस में कुछ पत्थर हैं वो जो गोल गोल घूमते रहते हैं, स्पेस में वो रिवॉल्व कर रहे हैं। उनमें से कुछ जो मिट्योर्स हैं, वो धरती की तरफ आते हैं। जब वो धरती की तरफ आते हैं, तो जब जैसे वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे, तो मीजोस्फेयर वाली लेयर में हमारी गैसेस के साथ फ्रिक्शन होगा, तो सारे मिट्रॉइड्स जल जाते हैं। और जलने के बाद उनके कुछ जो थोड़े बहुत बचते होंगे, वो धरती पे गिर जाते हैं। तो यहाँ पे दो बातें याद रखने वाली है। मीजोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट लेयर इन एटमॉस्फेयर, सबसे ठंडी लेयर है मीजोस्फेयर।
और दूसरी बात, मेट्रॉइड किस लेयर में चलते हैं? मीजोस्फीयर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की, वो है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर हमें 700 किलोमीटर से मिलेगी। थर्मोस्फेयर के अंदर एक और लेयर मिलेगी आपको जिसका नाम है आइनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के अंदर ही हमें एक और लेयर और मिलेगी जिसे हम आइनोस्फेयर भी कहते हैं। आइनोस्फेयर की खास बात क्या है? यहाँ पे हमें पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं। इस लेयर में आपको नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की एक लेयर मिलेगी। अब इसकी इस आइनोस्फेयर की वजह से होता क्या है कि जब हम धरती से कोई सिग्नल भेजते हैं, मान लो हमने कोई रेडियो सिग्नल भेजा, तो रेडियो सिग्नल इस लेयर से टकरा के वापस हमारी धरती पर आ जाता है, जिसकी वजह से रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाती है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हमने अपने घर में टाटा स्काई लगा रखा है, टाटा स्काई वगैरह जो हमारा डायरेक्ट टू होम टेलीविजन होता है। अब मान लो यहाँ पे कोई ट्रांसमीटर है, मान लेते हैं कि हमारा कोई चैनल है, मान लो जी न्यूज, या जी न्यूज का चैनल है। अब जी न्यूज वाला जो चैनल होगा, ये कुछ सिग्नल ट्रांसमिट करेगा। ये सिग्नल ट्रांसमिट करने के बाद ये इस लेयर में जाएगा। इस लेयर से ये सिग्नल टकरा के ये वापस ऑल द वे हमारे घर में जो रिसीवर होगा, जो डिश एंटीना है, वो सिग्नल को रिसीव करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए रेडियो कम्युनिकेशन कौन सी लेयर में पॉसिबल होता है, थर्मोस्फेयर या आइनोस्फेयर, इसे कौन पॉसिबल करता है? आइनोस्फेयर इसे पॉसिबल करता है, क्योंकि इस लेयर से सिग्नल टकरा के वापस धरती पर आ जाते हैं। फिर एक और बात थर्मोस्फेयर के बारे में जानना जरूरी है। थर्मोस्फेयर जो है, यहाँ पे हमें एक बड़ी अमेजिंग लाइट मिलती है, देखने को मिलती है, जिसे कहते हैं अरोरास। अरोरास कहते हैं इसे। वो भी आपको यहीं पे मिलेंगे। हम जैसे जैसे क्वेश्चन और आगे बढ़ेंगे हम और डिटेल में देखेंगे इसे। अभी आप ये याद याद रखिए, हमें अरोरास किस लेयर में देखने को मिलते हैं? थर्मोस्फेयर पे। और साथ में हमारी जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होती हैं, जिन्हें हम लियो सैटेलाइट्स भी कहते हैं, वो भी हम यहीं पे प्लेस करते हैं थर्मोस्फेयर में। और हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो भी थर्मोस्फेयर में प्लेस किया गया, ज्यादा धरती से दूर नहीं, नियर अबाउट 600-700 किलोमीटर से प्लेस किया जाता है। थर्मोस्फेयर के बाद आपको जो लेयर मिलेगी उसका नाम है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर के बाद एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा। जितनी भी हमारी गैसेस होंगी वो सारी लीक हो जाएंगी। लीक होने का मतलब है वो स्पेस में चली जाएंगी, क्योंकि धरती पे तो ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी की वजह से हमने सारी जो गैसेस थी उन्हें होल्ड करके रखा था। पर जैसे जैसे हम धरती से ऊपर जाएंगे तो वो ग्रेविटी कम होती जाएगी, और एंड ऑफ द डे क्या होगा, एक्सोस्फेयर में पहुंचते पहुंचते सारी गैसेस स्पेस में रिलीज हो जाएंगी, तो वहां पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। तो ये हमारे पास लेयर्स थी। अब हम अपने वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हम अब दे पाएंगे कि जो सुपरसोनिक जेट्स हैं वो किस लेयर में उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। नेक्स्ट है, द पार्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स अबाउट 70% ऑफ द टोटल एयर इन द एटमॉस्फेयर। वो पूछ रहा है कि 70%, हमारी धरती का जो एटमॉस्फेयर की 70% एयर है वो किस लेयर में होगी? इसका आंसर होगा पहली लेयर, ट्रोपोस्फेयर। कि जो पहली लेयर है उसी में हमें गैसेस मिलती हैं, उसी में पहली लेयर में ही हमें सारे वेदर फिनोमिना मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा एयर हमें ट्रोपोस्फेयर में मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जाते जाएंगे तो ग्रेविटी कम होती जाती है, हमारी गैसेस भी वैसे कम होती जाएंगी। इवन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, तो ऑक्सीजन रफली हमें 120 किलोमीटर तक ही कुछ उसके मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन भी हमारी खत्म हो जाएगी। यहां पे हम एक चीज देख लेते हैं कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैसेस कौन कौन सी। तो सबसे पहले यहाँ पे नाइट्रोजन है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, तो आंसर रहेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन 78% है। देन उसके बाद ऑक्सीजन रहेगी। देन उसके बाद आप आर्गन लिखोगे। देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो बाकी जो भी गैसेस हैं इनकी क्वांटिटी बहुत कम है। ओके, तो हमें कम से कम पहली चार तो पता होनी चाहिए। नाइट्रोजन सबसे गैस जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है नियर अबाउट 21%, आर्गन 0.93%, और देन कार्बन डाइऑक्साइड 0.038। और भी बहुत सी गैसें, जिनॉन है, नियॉन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, और इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती जाती है। वापस आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। विच इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर की सबसे लोएस्ट लेयर कौन सी है? ये तो हमें पता ही है। सबसे लोएस्ट लेयर का नाम है ट्रोपोस्फेयर। ये पहली लेयर भी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीजोस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे ना जब हम क्वेश्चन करते हैं कई बार, तो हम लोग ये नॉट वर्ड नहीं पढ़ते कई बार। बट हम जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें अंडरलाइन करके पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को, उसमें लिखा क्या है। तो यहाँ पे एम्फोसिस किया गया नॉट पे, मतलब इनमें से जो भी चीजें नीचे लिखी गई हैं उनमें से कौन सी चीज मीजोस्फेयर में नहीं है, तो वो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखते हैं सबसे पहले, इट इज डायरेक्टली अब द स्ट्रेटोस्फेयर। वो मीजोस्फेयर की बात कर रहा है, कह रहा है कि जो मीजोस्फेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है।
बिल्कुल सही है, ये पहली तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इट इज अ थर्ड लेयर एटमॉस्फेयर, ये भी बिल्कुल सही है, थर्ड लेयर एटमॉस्फेयर, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सबसे पहली लेयर तो ट्रोपोस्फेयर है, सबसे पहली लेयर तो ट्रोपोस्फेयर है। एक सेकेंड, सबसे पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर है, फिर सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड लेयर मेसोस्फेयर। इस समय स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर ही तो आ रही है मेसोस्फेयर, ये स्टेटमेंट राइट होगी, सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है। थर्ड लेयर की बात करते हैं, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मेट्रॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंट्री फ्रॉम स्पेस, ये भी बिल्कुल सही है कि जब भी मेट्रॉइड्स स्पेस से धरती की तरफ आते हैं तो इस लेयर में जल जाते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है विद इन द मेसोस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट, कह रहा है कि मेसोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज करता है जैसे उसकी हाइट बढ़ती है। आंसर नो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो मेसोस्फेयर है वो सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, तो यहाँ पे तो टेम्परेचर बढ़ने की बात ही नहीं होती, तो इसका आंसर रहेगा फोर्थ। उस समय पूछा है कि जो करेक्ट नहीं है तो फोर्थ हम टिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक और चीज पता होनी चाहिए कि टेम्परेचर किस किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं वापस उस डायग्राम पे जाता हूं तो यहाँ पे एक चीज देखिए, ट्रोपोस्फेयर जो है ये पहली लेयर है। जब हम ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं तो हम यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी हमारी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे याद रखना, पहली लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है जैसे हाइट बढ़ती है। कितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा, नियर अबाउट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। जैसे 1 किलोमीटर हम ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, और जैसे हम सेकेंड लेयर में जाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जब हम थर्ड लेयर में जाएंगे यहाँ पे टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर भी है। और जैसे हम फोर्थ लेयर में जाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक चीज मैं और ऐड कर दूं, जब टेम्परेचर जब टेम्परेचर हाइट के हिसाब से, हाइट के साथ डिक्रीज हो, मतलब जैसे जैसे मान लो ये धरती है, तो धरती से जैसे वो ऊपर जा रहे हो ऊपर की तरफ, तो टेम्परेचर तो डिक्रीज होगा। जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा जैसे सबकी हाइट बढ़ रही है, इस चीज को कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। इसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहा गया है। टेम्परेचर इन्वर्जन, अगर आपसे पूछा जाए टेम्परेचर इन्वर्जन कितना है, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। कुछ बुक्स में 6.4 भी लिखा होगा, ठीक है। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, जब हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू कर दे। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, इसे कहते हैं टेम्परेचर लैप्स रेट। जब हाइट के साथ टेम्परेचर आपका कम होना शुरू हो जाए तो इसे कहा जाता है टेम्परेचर लैप्स रेट। इसे टेम्परेचर लैप्स रेट कहा गया। तो टेम्परेचर लैप्स रेट कितना है, 6.5 डिग्री पर किलोमीटर। इसे टेम्परेचर लैप्स रेट कहते हैं। 6.5 डिग्री पर किलोमीटर के हिसाब से आपका टेम्परेचर गिरना शुरू कर देगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। वो कह रहा है स्ट्रेटोस्फेयर का करेक्ट फीचर क्या है, इनमें से स्ट्रेटोस्फेयर में कौन से फीचर्स मिलते हैं आपको। द सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, बिल्कुल सही है। ट्रोपोस्फेयर के बाद आपको जो सेकंड लेयर मिलेगी वो स्ट्रेटोस्फेयर है, बिल्कुल ठीक रहा है। इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 10 to 50 किलोमीटर, ये भी राइट आंसर है, 50 किलोमीटर सबको मिलेगा। दिस लेयर इज एसोसिएटेड विद ऑल वेदर फिनोमिना, ये गलत है। अभी हमने पढ़ा था ऑल वेदर फिनोमिना किससे एसोसिएटेड है, वो एसोसिएटेड ट्रोपोस्फेयर के साथ। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी, तो जहां जहां थर्ड है वहां तो गलत हो गया, तो आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट। तो पहला आंसर रहेगा द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कितने किलोमीटर एक्सटेंडेड है, तो इसका आंसर रहेगा 10,000 किलोमीटर। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि हमारी 5 लेयर है, तो जो लास्ट लेयर है वो एक्सोस्फेयर थी, एक्सोस्फेयर थी। तो एक्सोस्फेयर जो है वो कम से कम 10,000 किलोमीटर तक है, तो वहां तक हमारा एटमॉस्फेयर है। ये देखिए, यहाँ पे थर्मोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर 700 किलोमीटर, इसके बाद एक्सोस्फेयर आएगा, तो एक्सोस्फेयर 10,000 किलोमीटर तक रेंज है, तो वहां तक आपको एटमॉस्फेयर आएगा, पर वहां पे गैसेस के बड़े कम मॉलिक्यूल्स मिलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस लाइज अबव द मेसोपॉज एंड इट इज अ रीजन इन विच टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट। अब वो कह रहा है कि ये जो लेयर है वो मेसोपॉज के ऊपर है और यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट के साथ। आप देखते हैं ये कौन सी लेयर है। अब देखो मैंने यहां पे बताया था ट्रोपोस्फेयर में आपकी जो हाइट है, सॉरी जो टेम्परेचर है वो कम होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, मेसोस्फेयर में टेम्परेचर कम होता है और यहाँ पे थर्मोस्फेयर में हमारा टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर देता है। उसने कहा कि मीजोपॉज के ऊपर है, वो लेयर मीजोपॉज के ऊपर है और टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ रहा है, वो तो ये लेयर है। मीजोपॉज क्या होता है, बेसिकली थर्मोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में जो बॉर्डर होता है, जो बाउंड्री लाइन है, उसे मीजोपॉज कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा थर्मोस्फेयर। इसका आंसर है थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर ऐसी लेयर है, वो मीजोपॉज के ऊपर है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा विद द इंक्रीज इन हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन्स आइंस एंड हेल्प्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वायरलेस कम्युनिकेशन किस लेयर में पॉसिबल होती है, तो आंसर रहेगा यहाँ पे थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर भी ठीक है, अगर यहाँ पे आइनोस्फेयर लिखा होता तो आइनोस्फेयर भी ठीक रहता है, क्योंकि आइनोस्फेयर जो है वो थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है। मैं इस लेयर की बात कर रहा हूँ, इस लेयर में ये रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। अगर मैं आइनोस्फेयर की बात कर रहा हूँ, ये वाली जो आइनोस्फेयर की हमने बात की अभी, जहां पे रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता होनी चाहिए। आइनोस्फेयर में हमें अरोरास, ये जो अरोरास हैं, ये जो आपको ब्लू कलर की या फिर ग्रीन कलर की या पिंक कलर की यहाँ पे लाइट दिख रही होगी, इसे कहते हैं अरोरास। ये जो अरोरास है, ये अमेजिंग लाइट है। ये हमें धरती पे दो ही जगह देखने को मिलती है, एक तो नॉर्दर्न वाले पोर्शन में, ये नॉर्थ वाला पोर्शन, और एक साउथ वाला पोर्शन। बस इन्हीं दो जगह पे मिलती है, बाकी किसी और जगह पे नहीं देखने को मिलेगी। नॉर्थ में इन्हें नॉर्दर्न लाइट भी कहते हैं और साउथ वाले पोर्शन में इन्हें ऑस्ट्रेलियन बोरियोलिस भी कहते हैं। ज्यादातर आपको ये लाइट्स देखने को मिलेंगी ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे, अलास्का, इन एरियाज में ज्यादा देखने को मिलती है ये नॉर्दर्न लाइट, ठीक है, आइसलैंड वाली जगह। अब अगर आपसे पूछा जाए अरोरास आपको किस लेयर में देखने को मिलती है, तो आपका आंसर रहेगा ये रहे अरोरास। तो अरोरास हमें कहाँ मिल रहा है, थर्मोस्फेयर में। तो थर्मोस्फेयर वाली लेयर में हमें अरोरास देखने को मिलता है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये अरोरा हमें क्यों देखने को मिलता है, अरोरा क्यों बनते हैं, रीजन क्या है। तो इसका रीजन बेसिकली क्या है, जो सोलर स्टॉर्म्स, जब सूरज में तूफान आता है, तो जो सूरज की जब तूफान आएगा तो सोलर स्टॉर्म्स, जो सूरज की जो फ्लेयर्स होंगी, वो गर्म फ्लेयर्स होती हैं, वो कुछ डस्ट पार्टिकल्स ले लो, वो धरती की तरफ आते हैं। जब तूफान आता है तो धरती पे भी डस्ट पार्टिकल्स मूव करते हैं। उसी तरह से जब सूरज में तूफान आता होगा तो सूरज के जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे या फिर सोलर फ्लेयर्स होंगी, वो जो मूव करती हैं, कहाँ की तरफ मूव करती हैं, धरती की तरफ। और जब धरती की तरफ मूव करेंगी तो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी। तो जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी वो तो चार्ज होंगी, वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स हमारे गैसेस के साथ रिएक्ट करेंगी, तो रिएक्शन के बाद इस तरह की लाइट्स बनती है, इन्हें अरोरा। नेक्स्ट है, विच इज द हाइएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच मेटेओर्स बर्न अप आफ्टर एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब तो हमें ये पता ही है कि मेटेओर्स जो है वो मेसोस्फेयर में बर्न होते हैं। इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट ऑल द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। ये भी हमें पता है सारे क्लाउड जो होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही फॉर्म होते हैं। ओजोन डिप्लीशन इज ग्रेटर नियर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने अभी पढ़ा था कि जो ओजोन लेयर है वो हमें सेकंड लेयर में मिलती है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ से हम अगर 18 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो हमें पहली लेयर मिलेगी ट्रोपोस्फेयर। सेकंड लेयर की बात करते हैं, ये रहेगा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर में ही हमें एक लेयर मिलती है जिसे हमने नाम दिया था ओजोन लेयर। अब उसने पूछा कि ओजोन डिप्लीशन इज ग्रेटर नियर, ओजोन जो डिप्लीट कर रही है, ओजोन एक लेयर है, ओजोन लेयर पतली हो रही है, तो सबसे ज्यादा पतली कहां पे हो रही है, ये हो रही है पोल्स में। अगर आपसे पूछा जाए ओजोन की डिप्लीशन सबसे ज्यादा कहां पे हो रही है, पोल्स में हो रही है। क्योंकि आपने ये भी सुना होगा ओजोन होल, तो ओजोन होल कहां पे हो रहा है, ओजोन होल हो रहा है अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका पोलर एरिया तो है, ये वाला जो पोर्शन है इसे अंटार्कटिका कहते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है नॉर्थ पोल वाला, इसे आर्टिक कहते हैं। तो यहां पे हमने ओजोन होल देखा। ओजोन होल का मतलब है कि ओजोन जो है उसकी लेयर पतली हो रही है, पतली मतलब कि उसकी जो लेयर है उसकी डेप्थ कम हो रही है, उसे ओजोन लेयर कहते हैं, ओजोन हमने ओजोन होल का नाम दिया था। ओजोन लेयर डिप्लीशन इज ए फिनोमिना ऑकरिंग इन, तो जहां पे ओजोन लेयर होगी वहीं पे डिप्लीट करेगी, तो ये आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट गैस इन एटमॉस्फेयर।
वो पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी गैस है जो परमानेंट नहीं है, तो इसका आंसर ओजोन जो गैस है वो परमानेंट नहीं है। ये हमें सिर्फ आपको सिर्फ स्ट्रेटोस्फीयर में मिलेगी, बाकी एरियाज में तो नहीं मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहली स्टेटमेंट है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल। अब यहां पे कह रहा है जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन होल। मतलब यहां पे अगर हम एक चीज देखें तो ये हमारी अगर अर्थ है तो ऊपर वाले पोर्शन को हम नॉर्थ पोल कहते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये साउथ पोल है। 1970-80s में हमारे जोग्राफर्स ने फाउंड किया कि जो साउथ पोल जो एंटार्क्टिका वाला पोर्शन है यहाँ पे हमारी ओजोन डिप्लीट कर रही है। मतलब अगर ओजोन इतनी मोटी है, अगर इतनी मोटी लेयर है बट यहाँ पे लेयर पतली हो रही है तो इसे ओजोन होल कहा गया, लेयर पतली हो रही है। तो जब जोग्राफर्स ने फाइंड आउट किया कि भाई साउथ पोल में एंटार्क्टिका में तो कोई रहता भी नहीं है, ना ही वहां पे कोई फैक्ट्रीज हैं, फिर ओजोन डिप्लीट क्यों कर रही है, वहां पे ओजोन पतली क्यों हो रही है, तो उसका आंसर था कि वहां पे एक खास तरह के क्लाउड्स बनते हैं। तो उनका उन क्लाउड्स को हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं वो रिलीज करते हैं क्लोरीन, वो क्लोरीन रिलीज करते हैं, और जो क्लोरीन है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करती है। तो रिएक्ट करने के बाद वो क्या होता है, ऑक्सीजन बॉन्ड में टूट जाती है, तो वहां पे ओजोन जो है डिप्लीट कर रही है। तो दैट्स द रीजन कि वहां पे स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स की वजह से ओजोन डिप्लीट कर रही है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर वैसे भी आपसे अगर पूछा जाए कि ओजोन लेयर सिर्फ एंटार्क्टिका में ही डिप्लीट क्यों हो रही है, तो उसका आंसर है स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। एक तो रीजन है स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, और दूसरा है जो हम गैस यूज करते हैं अपने एसी और फ्रिज में, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, इस गैस की वजह से भी हमारी ओजोन डिप्लीट हो रही है। तो याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो हमारे ओजोन को डिप्लीट करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट वही लिखा हुआ है, सीएफसी आर रिजल्टिंग इन द डिप्लीशन स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, बिल्कुल सही है। अब मैंने बताया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन को डिप्लीट करती है, ये ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस है। थर्ड है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज अ रिजल्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर है यस। तो फोटोकेमिकल स्मोक क्या होती है, जो पॉल्यूशन की वजह से जो स्मोक बन जाती है उसे हम फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। तो ये तीनों के तीनों रीजन इसका राइट रीजन है, इन तीनों की वजह से हमारी ओजोन डिप्लीट कर रही है। अब यहाँ पे एक चीज हम पढ़ लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो ओजोन हमारी डिप्लीट कर रही है, ओजोन डिप्लीट करने के लिए हम किसी रिस्पॉन्सिबल जोग्राफर के अकॉर्डिंग कोई रिस्पॉन्सिबल है तो ये गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसलिए हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बंद करना है, हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज नहीं करेंगे क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन डिप्लीट हो रही है। इसलिए हमने क्या किया, दुनिया में जितने देश हैं उन सबको मिलाया, उनसे सबसे मीटिंग की, उनसे मीटिंग करने के बाद हमने एक प्रोटोकॉल साइन किया, एक किस्म की ट्रिटी साइन की, जिसके थ्रू हमने ये कहा कि जितने भी देश हैं वो सारे प्लेज करते हैं, कोशिश करेंगे कि वो जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उसका इस्तेमाल ना करे। मतलब जैसे सीएफसी गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसेज जो हैं जिनकी वजह से ओजोन डिप्लीट होती है, वो गैसेस का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और अच्छी गैसेस का इस्तेमाल करेंगे जिसपे ओजोन को कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल साइन हुआ था उसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों साइन हुआ था, तो आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन होता है कि हमें रेगुलेट करना है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को, मतलब हमें कंट्रोल करना है जो भी गैसेस जोन को डिप्लीट कर रही हैं। अगर आपसे पूछा जाए कब साइन हुआ था 1987 में, और कब इफेक्ट में आया 1989 में, ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है। और मॉन्ट्रियल कहाँ पे, कनाडा में एक शहर का नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगर आपसे पूछा जाए क्या इंडिया इसका पार्ट है, आंसर है यस, इंडिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का बिल्कुल पार्ट है। और हम इंडिया एज वेल एज जो बाकी कंट्रीज हैं वो कॉन्टिन्यूसली कोशिश कर रही हैं कि जितना हो सके ऐसी गैसेस को हमें एसी और फ्रिज में यूज करना चाहिए जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीट ना हो। तो अभी के लिए हम लोग कौन सी गैस यूज कर रहे हैं, फिर हमने HFC यूज करना स्टार्ट कर दिया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसेस, जो ओजोन को डिप्लीट नहीं करती। और बाद में हम देखेंगे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी लेटर ऑन एक ओजोन डिप्लीटिंग तो नहीं पर ये ग्रीन हाउस गैस है, इसकी वजह से भी हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, HFC। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच आर नॉट करेक्टली मैच। तो हमें इसमें से फाइंड आउट करना है जो करेक्टली मैच नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर पहली लेयर है, लैप्स रेट इसके साथ है, बिल्कुल सही है। लैप्स रेट क्या होता है, जब हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो हमने पढ़ा था भी लैप्स रेट होता है, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर मिलती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। मीजोस्फेयर इज अ कोल्डेस्ट लेयर, ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्मोस्फेयर बर्निंग मेट्रॉइड्स,
मेट्रॉइड्स यहाँ जल जाते हैं? आंसर नो, थर्मोस्फेयर में नहीं जलते, मेट्रॉइड्स बर्न इन मेसोस्फेयर। ये अभी हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था। आइनोस्फेयर हेल्प्स इन द रेडियो कम्युनिकेशन बिकॉज, वो कह रहा है कि आइनोस्फेयर जो है वो रेडियो कम्युनिकेशन में मदद कैसे करता है? वो इसलिए मदद करता है क्योंकि रेडियो वेव्स आर लॉन्ग वेवलेंथ, ये बिल्कुल सही है। आइनोस्फेयर इज फार ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। पर ये दोनों स्टेटमेंट आपस में इंटरलिंक नहीं है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है पर एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, पर ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो उसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर टेम्परेचर डिक्रीज विद अल्टीट्यूड? उसने पूछा ऐसी कौन सी लेयर है जहां पे टेम्परेचर डिक्रीज करता है अल्टीट्यूड के साथ? मतलब जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज होगी, जैसे जैसे आप धरती से ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहिए। तो पहली लेयर ही है ट्रोपोस्फेयर, आंसर इज ट्रोपोस्फेयर, दैट इज आंसर बी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहली लेयर में टेम्परेचर, सॉरी यहां पे लिख देते हैं, पहली लेयर में टेम्परेचर कम होगा, सेकेंड लेयर में टेम्परेचर बढ़ेगा, थर्ड लेयर में टेम्परेचर कम होगा, फोर्थ लेयर में टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट सोर्स टू स्टडी इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ? वो कह रहा है ऐसा कौन सा सोर्स है जिसके थ्रू हम धरती के बारे में, धरती के इंटीरियर्स के बारे में, मतलब धरती के अंदर क्या है उसके बारे में स्टडी कर पाएंगे? तो इसका आंसर है वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन क्या होता है? जब हमारी धरती के अंदर से लावा वगैरह बाहर आता है तो उसे वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। बेसिकली वॉल्केनो से जो हमारे पास ज्वालामुखी होते हैं जब वो फटते हैं तो उसके अंदर से लावा निकलता है, तो उस लावे को हम स्टडी करते हैं, उससे हमें धरती के इंटीरियर्स के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरोजेनेसिस इज ए प्रोसेस इन विच, तो इसका आंसर रहेगा सॉल्स आर फॉर्म्ड। फोबस एंड डिमॉस आर द टू सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट? तो अगर आपसे पूछा जाए फोबस और डिमॉस किस प्लैनेट के सैटेलाइट्स हैं, तो आंसर रहेगा इसका मार्स। जो मार्स हैं उनके ये दोनों सैटेलाइट्स हैं। यहाँ पे मैं एक बात बताऊं जुपिटर के बारे में, अभी रिसेंटली करंट अफेयर की बात है, जुपिटर जो है इसकी सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, नियर अबाउट 67 सैटेलाइट्स हैं। इससे पहले हम लोग सैटर्न को मानते थे कि जिसकी सबसे सैटेलाइट्स हैं, और जुपिटर की सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं 67। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? वो छोटे प्लैनेट्स होते हैं जो आपके चक्कर काटते रहते हैं। जैसे अर्थ है, तो अर्थ के चक्कर कौन काट रहा है? अर्थ के चक्कर काटता है मून, तो मून क्या होगा? अर्थ का सैटेलाइट, और ये नेचुरल सैटेलाइट है। कुछ ऐसे सैटेलाइट होते हैं जिन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं, जो इंसान ने बनाए हैं। तो जैसे हमारे पास लो अर्थ ऑर्बिट ले लेते हैं, हमारे पास लो अर्थ ऑर्बिट एक सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट्स ऐसे होती हैं जैसे जीपीएस में काम आती हैं, तो वो भी तो हम यहीं पे प्लेस कर देते हैं धरती से कुछ दूर, तो वो भी धरती के चक्कर ही तो काट रही हैं, तो उन्हें भी हम सैटेलाइट्स कह सकते हैं, और वो होंगी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और जो दूसरी हैं जैसे कि मून वगैरह, ये नेचुरल सैटेलाइट्स कहेंगी। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स किसकी हैं, तो आंसर है यूपिटर। अब हम बात करते हैं अर्थ के बारे में। कुछ क्वेश्चन मैंने अर्थ क्रस्ट के भी डाले हुए, अर्थ से रिलेटेड जो इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ के अर्थ से रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, बाद में इसके बारे में डिटेल में लिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ? कह रहा है कि धरती का सबसे बाहर वाले जो आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है उसे क्या कहते हैं? तो धरती का जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसे हम कहते हैं क्रस्ट। तो सबसे पहला है क्रस्ट। अब इसके बारे में, इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ के बारे में हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो सबसे पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब ये देखो, ये इस डायग्राम को हमें ऑब्जर्व करना है। अब हमारी यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। अब हम क्या करते हैं कि हम धरती की बात करते हैं। ये देखो धरती, ये हमारी अर्थ है, ये पहली लेयर जो है हमारी अर्थ, अर्थ की पहली लेयर है जहां पे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, जहां पे हम रहते हैं, उसे क्रस्ट कहते हैं। ये जो क्रस्ट है ये नियर अबाउट 100 किलोमीटर डेप्थ में होती है, मतलब इसकी जो डेप्थ है वो 100 किलोमीटर का रहेगी। अगर आपसे पूछा जाए क्रस्ट किस चीज की बनी होती है, तो आपका आंसर रहेगा सियाल प्लस सीमा। सियाल की फुल फॉर्म होती है सिलिकॉन प्लस अल्यूमिनियम, और सीमा की सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। हमारी धरती की जो पहली लेयर है, अगर ये देखो इस पिक्चर को देखो, अगर मैं धरती की पहली लेयर की बात करता हूं, ये वाली जो लेयर है धरती की, इसे हम कहते हैं क्रस्ट। और क्रस्ट कितनी डीप है? 100 किलोमीटर तक इसे क्रस्ट कहा गया। आप क्रस्ट के नीचे देखोगे तो सेकंड लेयर आपको जो मिलेगी वो मेंटल है। मेंटल कितने किलोमीटर में मिलेगी? 2900 किलोमीटर। अब जो मेंटल है, मेंटल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। मेंटल का एक पोर्शन जो है वो मोल्टन फॉर्म में, मेंटल का एक पोर्शन जो है मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन मतलब पिघला हुआ है, तो उस वाले पोर्शन को हम स्टीनोस्फेयर कहते हैं। जो धरती के अंदर
धरती के अंदर जब हम 2900 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो धरती के हमें अंदर एक ऐसा लेयर मिलेगी जो पिघली हुई है। इतनी गर्मी है धरती के अंदर कि जितनी भी रॉक्स हैं, जितनी चट्टानें होंगी धरती के अंदर, वो पिघली हुई हैं। अब ये जो पिघला हुआ पोर्शन है जो मोल्टन फॉर्म में है, इसे हम कहते हैं स्टीनोस्फेयर। क्लियर हो गया? इसे हम स्टीनोस्फेयर कहते हैं। अब स्टीनोस्फेयर के ऊपर देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन, ये जो ब्राउन कलर में दिख रहा है, ये भी मेंटल का ही पार्ट है, पर ये सॉलिड है। ये सॉलिड है। और ये वाला पोर्शन क्रस्ट के साथ चिपका हुआ है। ये क्रस्ट के साथ ही अटैच है। ये क्रस्ट के साथ ही अटैच है। और इसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। दैट मींस लिथोस्फेयर क्या हुआ? लिथोस्फेयर इज द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। मेंटल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। मेंटल का जो पोर्शन है वो सॉलिड भी है और मोल्टन भी है। जो मोल्टन पार्ट है मेंटल का उसे हम स्टीनोस्फेयर कहते हैं, और जो सॉलिड पार्ट है मेंटल का वो लिथोस्फेयर कहलाता है। और जो लिथोस्फेयर है वो क्रस्ट के साथ ही अटैच है। अब मेंटल से हम अगर नीचे जाते हैं, अगर मेंटल से मैं नियर अबाउट 5700 किलोमीटर नीचे जाता हूं, मान लो ये मेंटल है, तो मेंटल से मैं अंदर जा रहा हूं 5700 किलोमीटर, तो मुझे यहाँ पे थर्ड लेयर मिलती है आपको। थर्ड लेयर मिलेगी, उस थर्ड लेयर का नाम है कोर। थर्ड लेयर कोर है। अब मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके समझाता हूँ आपको। ये लो अर्थ, मैंने अर्थ एक पीस ले लिया। पहला जो पार्ट है उसे हम कोर कहते हैं, और सॉरी हम उसे क्रस्ट कह रहे हैं। जो दूसरी लेयर है, ये वाला जो पोर्शन है, इसे मेंटल कह लेते हैं। जो ये वाला पोर्शन है बिल्कुल जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर है, बिल्कुल सेंटर में धरती के अंदर, तो उसे हम कहेंगे कोर। कोर जो है आपको 5700 किलोमीटर में मिलेगा रफली। मुझे 5700 ड्रॉ करना है, 57,000 हो गया, 5700 किलोमीटर। तो यह है कोर। अब कोर भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऊपर वाले को कहते हैं आउटर कोर और नीचे वाले को कहते हैं इनर कोर। जो कोर जो है, कोर का आउटर पार्ट जो रहेगा वो मोल्टन फॉर्म में है, और जो कोर का इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है। कोर का जो इनर पार्ट है वो मोल्टन फॉर्म में, सॉरी आउटर पार्ट जो है वो आउटर कोर जो मोल्टन फॉर्म में, जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में। और जो इनर कोर है, बिल्कुल धरती के सेंटर में जाओगे तो वो इनर कोर मिलेगा। और ये किस चीज का बना हुआ है? ये बना हुआ है नीफ का। तो नीफ क्या होता है? निकल प्लस आयरन का बना हुआ है। ये थोड़ी सी चीज आपने याद रखनी है। हमें बेसिकली तीन लेयर्स मिलेंगी अर्थ में। अर्थ में पहली लेयर का नाम है क्रस्ट, फिर आपको सेकंड लेयर मिलेगी उसका नाम है मेंटल, और तीसरी लेयर जो मिलेगी उसका नाम है कोर। क्रस्ट जो है वो 100 किलोमीटर डेप्थ तक मिलेगी आपको। सेकंड लेयर जो मेंटल है, मेंटल मेंटल आपको 2900 किलोमीटर तक मिलेगी। मेंटल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है मोल्टन फॉर्म और दूसरा सॉलिड। जो सॉलिड पोर्शन है मेंटल का वो अटैच है किसके साथ? क्रस्ट के साथ अटैच है, जिसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद जो कोर है, कोर हमें 5700 किलोमीटर में मिलेगा। जो कोर है, कोर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अपर कोर जो है, जिसे हम आउटर कोर कह रहे हैं, वो मोल्टन फॉर्म में है, और जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में। और जो इनर कोर है, मतलब कि अगर धरती के अगर मैं बिल्कुल सेंटर में जाऊंगा, बिल्कुल अंदर चले जाऊं धरती के अंदर, तो मुझे धरती के अंदर क्या मिलेगा? धरती के अंदर जो कोर मिलेगा वो निकल प्लस आयरन का बना हुआ, मतलब कि उसके अंदर मुझे लोहा ही लोहा मिलेगा। तो ये हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ है। ये हमारी धरती की कंपोजिशन है कि हमारी धरती के अंदर इंटीरियर किस तरह का है। ठीक है। अब अब हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो ट्राई करते हैं क्वेश्चन का आंसर देने की। चलिए वापस चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ? वो है क्रस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मोस्ट डेंस लेयर ऑफ द अर्थ? तो सबसे डेंसिटी किसकी होगी? सबसे डेंसिटी होगी हमारी कोर की। तो इसका आंसर ये रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द अर्थ इज टर्म्ड एज सियाल? तो हमने अभी पढ़ा था, जो क्रस्ट है वहां पे हमें सियाल मिलता है, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम और सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। अगर आपका डाउट है सर ये सियाल और सीमा दो चीजें क्यों हैं, तो इसका आंसर ये है कि धरती का कुछ पोर्शन ऐसा भी है जो सॉलिड है, जहां पे आपको पहाड़ और जमीन दिखेगा। ये चीज जो बनी है वो बनी है सियाल की। और जो समुंदर वाला पोर्शन है वो भी तो क्रस्ट क्रस्ट का ही पार्ट है। तो ये वाला समुंदर वाला पोर्शन बना है सीमा का। ठीक है। मतलब अगर हमारी ये जमीन है, तो जमीन में अगर ये सॉलिड वाला पोर्शन है जहाँ पे इंडिया कंट्री है, या फिर यहाँ पे आप रहते हो, तो ये वाला पोर्शन बना है सियाल का। अगर मैं बात करता हूँ पैसिफिक ओशन की, इंडियन ओशन की, जहाँ पे पानी है, तो पानी के नीचे भी तो जमीन होगी। और ये वाली जो जमीन है, ये वाला जो पोर्शन है क्रस्ट का, ये बना है सीमा का, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन इन यूरोप?
तो यहां पे क्वेश्चन है कि यूरोप के सबसे हाईएस्ट माउंटेन का नाम क्या है? तो इसका आंसर है माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ यूरोप। पिछली स्लाइड में ना मैंने एक चीज आपको बताई नहीं, हम उसको भी देख लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। ये ये सेस्मिक डिसकंटिन्यूटी की यहां बात कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। हमने यहां पे देखा ये ऊपर क्रस्ट है आपके पास, ये क्रस्ट है। क्रस्ट और मेंटल, यहाँ पे मेंटल है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में भी क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट कर रही है, यहाँ पे एक लेयर होगी। जो लेयर क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट कर रही है उसे हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। या फिर सिंपल भाषा में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो बॉर्डर है, जो लेयर बॉर्डर बना रही है, उसे हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। वैसे ही मेंटल कोर के बीच में भी बॉर्डर हो गए, उन्हें हमने डिसकंटिन्यूटी का नाम दिया है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो क्रस्ट है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में बॉर्डर को क्या कहते हैं, मेंटल और कोर के बीच में बॉर्डर को क्या कहते हैं, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो बॉर्डर है उसे क्या कहते हैं। तो उनके नाम सामने लिखे हैं। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं, ये देखो यहाँ पे क्रस्ट लिखा है, ये रहा क्रस्ट। तो क्रस्ट, ये ऊपर वाली क्रस्ट है, ये नीचे वाली क्रस्ट है। तो यहाँ पे आएगा कॉनरेड। कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी जो है अपर और लोअर क्रस्ट को सेपरेट कर रही है। उसके बाद है मोहरविक डिसकंटिन्यूटी, ये सेपरेट करती है लोअर क्रस्ट को मेंटल से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मेंटल और कोर को सेपरेट कौन करता है, तो यहां पे आंसर रहेगा मोहरविक डिसकंटिन्यूटी। फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल को सेपरेट कर रही है रैपिटी। फिर उसके बाद मेंटल और कोर को सेपरेट करेगी गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और लास्ट है इनर कोर और आउटर कोर। ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है। इन दोनों के बीच में ये जो लेयर होगी, ये जो बाउंड्री होगी, इसे कहते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। बेसिकली ये जो गुटनबर्ग है, ये मोहरविक है, ये जोग्राफर्स के नाम है, साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने ये लेयर्स फाइंड आउट की होंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना कि कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी कहां कहां पे। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि यूरोप के सबसे हाईएस्ट माउंटेन का नाम क्या है। तो यूरोप के सबसे हाईएस्ट माउंटेन का नाम है माउंट एल्बरस। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सारे कॉन्टिनेंट्स डिस्कस किए थे, और कॉन्टिनेंट्स में हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट की मैंने बात की थी। मैं उसका लिंक यहाँ दे दूंगा, उसे आप स्टडी कर लीजिएगा। उसमें मैंने थॉरली बताया कि किस किस कॉन्टिनेंट का कौन सा सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। पर फिर